आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और हम चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ज्यादातर कंपनियों में पूछा जाता है, आप जाते हैं क्वालिटी इंजीनियर से, सुपरवाइजर से, प्रोडक्शन इंजीनियर से, रिवर्क और रिपेयर में क्या डिफरेंस है। जब कोई प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई प्रोडक्ट एज पर ड्राइंग नहीं होती है, एनजी हो जाता है, तो उस प्रोडक्ट को नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट के ऊपर ही हम काम करते हैं। तो रिवर्क क्या है? रिवर्क नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट पर हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। एक्शन टेकन ऑन ए नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट टू मेक इट कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी मटेरियल में कोई भी फॉल्ट है, जैसे किसी मटेरियल के पर बर आ गया, होल के ऊपर बर आ गया, या जो है मटेरियल का डाया ओवर हो गया, या उसमें कोई होल है, होल का डाया अंडर हो गया, तो अंडर है तो उसको ड्रिल मार करके हम एक्चुअल साइज में ला करके रिवर कर लेंगे। ओवर है तो उसको दोबारा हम टर्निंग करके, उसको हम मशीनिंग करके, उसको हम एक्चुअल साइज में स्पेक में ला देंगे, बर रिमूव कर देंगे। तो इस तरह का जो है जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं रिवर्क। रिवर्क में मतलब मटेरियल को हम रिमूव करते हैं, और रिपेयर में क्या है, मटेरियल को हम फिलअप करते हैं। जैसे एक्शन टेकन ऑन ए नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट टू मेक इट एक्सेप्टेबल फॉर इंटेंशन। इसमें मटेरियल को जो हम रिपेयर करते हैं तो एज पर ड्राइंग नहीं होता है। सपोज कर लीजिए कि जब हम कोई मटेरियल है उसमें होल है, होल ओवर हो गया, होल ओवर हो गया तो आउट ऑफ स्पेक हो गया, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर होल अंडर है तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्क कर सकते हैं उसके द्वारा ड्रिलिंग करके। लेकिन होल ओवर हो गया तो हम रिवर्क नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल को पूरा फिलअप करते हैं, अब फिर से हम ड्रिल करते हैं। तो लेकिन वो हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, हमारे स्पेक को फुलफिल नहीं करता, तो हम इंटेंशनली एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटेंशनली एक्सेप्ट करते हैं। और रिपेयर में कोई भी अगर पार्ट हम रिपेयर करते हैं तो विदाउट कस्टमर के अप्रूवल हम पार्ट को रिपेयर नहीं कर सकते, पार्ट को कस्टमर के पास नहीं भेज सकते। जबकि रिवर्क में जो है हम 100% ड्राइंग में अचीव कर लेते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट को बीट कर लेते हैं, और हमें इसको 100% जो है कस्टमर स्पेक को ये मीट कर जाता है। और रिवर्क में कोई रिस्क लेवल बहुत कम होता है, कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन रिपेयर में बहुत बड़ा रिस्क होता है। ये होता है रिपेयर और रिवर्क में अंतर। आइए, अब कंपनियों में आप लोगों से पूछा जाता है डिफेक्ट और डिफेक्टिव में क्या अंतर है। तो डिफेक्ट की डिफिनेशन अगर आपको बताना होगा तो अगर किसी एनजी प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट का मतलब कोई फॉल्ट आ गया, कोई फॉल्ट का मतलब अगर उसका डाया ओवर हो गया, अंडर हो गया, आउट ऑफ स्पेक हो गया, तो जो डिफेक्ट क्या है उसमें, मतलब डाया अंडर हो गया, तो डाया अंडर ही एक तरह का डिफेक्ट है। उसके वजह से वो पार्ट नॉन कन्फर्मिंग हो जाता है। और डिफेक्टिव क्या है, जिस पार्ट में वो फॉल्ट आ गया, जिस पार्ट में वो डायमेंशन एनजी आ गया, अंडर आ गया, उसे ही हम डिफेक्टिव बोलते हैं। तो डिफेक्ट और डिफेक्टिव में यही अंतर है। डिफेक्ट एक एनजी प्रॉब्लम है, एक फॉल्ट है जो कि पार्ट में आ जाता है। जब उस पार्ट में आ जाता है तो उसे हम बोल देते हैं डिफेक्ट। और डिफेक्टिव क्या है, एक पार्ट। तो ये डिफेक्ट और डिफेक्टिव में अंतर होता है। पूछा जाता क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल में क्या अंतर है। तो क्यूए जो है, क्यूए प्रोसेस ओरिएंटेड है और क्यूसी इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इसका मतलब क्या है कि क्यूए में प्रोसेस के दौरान ही हम डिफेक्ट को प्रिवेंट करते हैं, और इसको हम क्यूसी में क्या करते हैं, इसमें इंस्पेक्शन के दौरान डिफेक्ट को हम डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब इसमें 100% इंस्पेक्शन करते हैं फाइनल प्रोडक्ट का। और क्यूए में क्या करते हैं, जहाँ पर पार्ट बनता है मशीन के ऊपर, वहाँ पर ही हम डिफेक्ट न बने, डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम वहाँ एक्शन लगाए। जैसे कोई पोका वोका लगा देना, या कोई जो है जिग फीचर में इम्प्लीमेंट कर देना, टूल में इम्प्लीमेंट कर देना कि वो डिफेक्ट जनरेट ही ना हो, बनते समय ही डिफेक्ट जनरेट ना हो, वहाँ पर एक क्यूए काम करता है। इसे क्यूए बोलते हैं और इसे क्यूसी बोलते हैं। क्यूसी क्या है कि क्यूसी जो है 100% प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करके प्रोडक्ट में जो भी डिफेक्ट है उसको डिटेक्ट करता है, कस्टमर के स्पेक को ध्यान में रखते हुए। और जो है क्यूए जो है वो इस्टेब्लिश करता है, प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करता है, पोका ओके लगाता है, स्टैंडर्ड बनाता है प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, ये है क्यूए का काम। तो क्यूए क्या करता है, प्रिवेंट डिफेक्ट, डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, डिफेक्ट को खत्म करता है, डिफेक्ट बनने नहीं देता है प्रोसेस में। और क्यूए जो है जो डिफेक्ट बन गया उसको डिटेक्ट करता है, पता करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या
डिफेक्ट है। ये दोनों में अंतर है। अब आ जाइए, पूछा जाता क्वेश्चन आपसे, रेगुलर हर एक कंपनी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन में क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम को हम उस पर एक्शन लेकर के उस प्रॉब्लम को दूर करते हैं ताकि दोबारा प्रॉब्लम न आए, वो है हमारा करेक्टिव एक्शन। अब प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, ये पोटेंशियल काज होता है, संभावित काज होते हैं जो कि हम पहले ही, प्रॉब्लम आने से पहले ही हम इसके ऊपर काम करते हैं कि ये प्रॉब्लम आए ही नहीं, ये होता है प्रिवेंटिव एक्शन। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइकिल टाइम और टैग टाइम। साइकिल टाइम क्या और टैग टाइम क्या। साइकिल टाइम ये है किसी ऑपरेटर के द्वारा एक पार्ट को बनाने में लगने वाला टाइम साइकिल टाइम कहलाता है, और जो है टैग टाइम जो है ये थ्योरेटिकल टाइम होता है, एक्चुअल टाइम नहीं होता है। साइकिल टाइम एक्चुअल टाइम होता है, ये थ्योरेटिकल टाइम होता है, एक कस्टमर डिमांड को मीट करने के लिए होता है। कस्टमर बोलता है कि हमें इतना पार्ट इतने घंटे में बना कर दीजिए, इसीलिए जो टैग टाइम है वो अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम और डिमांड बाय कस्टमर। जैसे कस्टमर ने बोल दिया कि हमें आज एक शिफ्ट में 12 घंटे में हमें 1000 पीस देना है। अब उसमें जो है अगर मशीन ब्रेकडाउन होती है, डाउन टाइम होता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो टैग टाइम में वो कंसीडर नहीं किया जाता, वो जीरो ही माना जाता है। मतलब टोटल अवेलेबल टाइम जैसे आपका 8 घंटे का टाइम है तो 480 मिनट हो जाएगा पूरा अवेलेबल टाइम। उसमें डाउन टाइम अगर 1 घंटा मशीन बंद रही तो कंसीडर टैग टाइम में नहीं करते, सीधे हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन साइकिल टाइम में टोटल प्रोडक्शन टाइम जो अवेलेबल टाइम है उसमें से ब्रेकडाउन टाइम, डाउन टाइम माइनस करके टोटल प्रोडक्शन टाइम निकल जाता है, और फिर उसके बाद जितना पार्ट प्रोड्यूस हुआ से डिवाइड कर देते हैं तो ये साइकिल टाइम निकल जाता है। तो साइकिल टाइम एक्चुअल टाइम है और ये थ्योरेटिकल टाइम है, ये है दोनों में डिफरेंस। अब आ जाइए रूट काज और पोटेंशियल काज क्या होते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो रूट काज जो है एक प्राइमरी काज होता है, एक सिंगल काज होता है, और पोटेंशियल काज होता है संभावित कारण। ये रूट काज और ये पोटेंशियल काज है, ठीक है ना। ये सिंगल रीजन होता है और ये मेनी रीजन हो सकते हैं पोटेंशियल काज के लिए। रूट काज जो है इफेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और प्रिवेंट रीअकरेंस, दोबारा न आए उसके ऊपर काम करता है, और पोटेंशियल प्रिवेंट अकरेंस के ऊपर काम करता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आने से पहले का ये है, और ये कोई प्रॉब्लम आ गया है, रूट काज मिल गया है, उसके ऊपर जो काम कर रहा है वो है रूट काज। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट गेज और वेरिएबल गेज। एट्रीब्यूट गेज क्या है, वेरिएबल गेज क्या है। एट्रीब्यूट गेज जो है क्लासीफाई करता है और वेरिएबल गेज मेजर करता है, मतलब डायमेंशन मेजर करता है, और ये क्लासीफाई करता है किसी पार्ट को कि वो पार्ट एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, पास है या फेल है, ओवर साइज है या अंडर साइज है। मतलब इससे ये एट्रीब्यूट गेज जो है केवल क्लासीफाई करता है, रीडिंग नहीं बताता। जबकि वेरिएबल गेज है क्या है, ये एग्जैक्ट डायमेंशन को बताता है, उसे वेरिएबल गेज बोलते हैं। और एट्रीब्यूट गेज जो क्लासीफाई करता है उसे हम एट्रीब्यूट गेज बोलते हैं। एट्रीब्यूट गेज का एग्जांपल है जैसे स्नैप गेज। स्नैप गेज से हम क्या करते हैं, डाया को चेक करते हैं, पार्ट के डाया को चेक करते हैं, डायमीटर को चेक करते हैं, थिकनेस को चेक करते हैं। प्लग गेज से आईडी को, इंटरनल डाया को चेक करते हैं। तो इस तरह से प्लग गेज से हम कटराइज करते हैं, ये होल ओवर है अंडर, ओके नॉट ओके। स्नैप गेज से थिकनेस और डाया चेक करते हैं, ओके है कि रिजेक्ट है, फेल है कि पास है, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट, ओके नॉट ओके, इस तरह से। और ये वेरिएबल गेज जो है ये रीडिंग बताता है, जैसे अपना वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वेविंग तौलने वाली मशीन, ये सारे के सारे ये लेंथ, विड्थ और वेट को मेजर करते हैं, इसमें रीडिंग आती है। ये दोनों में अंतर है। अब एट्रीब्यूट डाटा और वेरिएबल डाटा क्या है। वेरिएबल डाटा क्या है, वेरिएबल डाटा में क्या होता है कि वेरिएबल डाटा ये है कि एनीथिंग दैट कैन बी क्लासीफाई, कोई भी चीज़ को क्लासीफाई करना है तो वेरिएबल डाटा में आता है, जैसे गो नो गो, फेल पास, ओवर अंडर। और वेरिएबल डाटा में क्या आता है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर, तो वो जो है वेरिएबल डाटा में आता है। अब व्हाट इज ओई, ओई क्या है। ओई इज द मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ इक्विपमेंट और मेजरिंग प्रोसेस। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस क्या है कि ये इफेक्टिवनेस, इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस को मेजर करता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी मेजर करता है। OEE का फार्मूला है अवेलेबिलिटी, गुड परफॉर्मेंस, गुड क्वालिटी। अवेलेबिलिटी क्या है, ये है प्रोडक्शन टाइम माइनस डाउन टाइम अपन प्लान प्रोडक्शन टाइम। ये इसमें अवेलेबिलिटी में क्या है, टाइमिंग को कंसीडर किया जाता है अवेलेबिलिटी में, कि कितना टाइम जो है हमारे पास प्रोडक्ट को प्रोडक्शन निकालने में रहा, वो उसके ऊपर ही काम करता है।
मतलब फार्मूला है अवेलेबिलिटी का, प्रोडक्शन टाइम माइनस डाउन टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम या रन टाइम, ठीक है ना। और जो परफॉर्मेंस पी आइडल साइकिल टाइम गुडे टोटल प्रोडक्शन अपॉन ऑपरेटिंग टाइम। ऑपरेटिंग टाइम का मतलब रन टाइम, जितनी देर मशीन चली। और क्वालिटी क्या है, टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी माइनस टोटल रिजेक्शन क्वांटिटी। इंस्पेक्शन करने के बाद जो रिजेक्ट क्वांटिटी मिली वो टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी में से रिजेक्शन क्वांटिटी को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी, तो हमारा क्वालिटी निकल आएगा। अब व्हाट इज गेम्बा? गेम्बा क्या है? गेम्बा जो है एक फिलॉसफी है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि हम प्लांट में एक्चुअल वर्क प्लेस पर जा करके वहाँ के एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सारे उस वर्क प्लेस की एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं फॉर इम्प्रूव द प्रोसेस एंड रिड्यूस द वेस्टेज। और व्हाट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी। ये प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी है। इसका फोकस क्या होता है? फोकस ऑन मिनिमाइज वेस्टेज, वेस्टेज को कम करने के लिए, रिजेक्शन को, लॉस को कम करने के लिए, मैक्सिमाइज इफिशिएंसी, इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव द क्वालिटी, इम्प्रूव द प्रोसेस। ये सबको इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो वेस्टेज को मिनिमाइज करना, प्रोडक्शन इफिशिएंसी को बढ़ाना और क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्रोसेस को इम्प्रूव करना। इसे ही हम लीन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग जहाँ आ जाता है वहाँ समझ लीजिए कि मिनिमाइज वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं। हम इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्वालिटी और प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब आ जाइए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज 5S? तो 5S जो है एक टूल है विच इज यूज फॉर वर्क प्लेस मैनेजमेंट। और इसके जो है पिलर्स जो होते हैं, सभी पिलर्स का अलग अलग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब मिल करके वर्क प्लेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करके 5S इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक किसी प्लांट के लिए 5S जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। 5S के द्वारा प्लांट को काफ़ी बेनिफिशियल बना सकते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हैं 5S इज ए मेथोडोलॉजी दैट इम्प्रूव द वे ऑफ वर्क इन आवर वर्क एरिया, मेकिंग टास्क इजियर एंड मोर इफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि 5S एक ऐसा कार्य प्रणाली है जो हमारे वर्क एरिया में काम करने के तरीकों में सुधार करती है और कार्य करना आसान करती है। तो ये 5S जो है प्लांट के लिए, 5S का वर्क एरिया हर एक जगह है, चाहे प्लांट हो, ऑफिस, कहीं पर भी हम 5S कर सकते हैं। और 5S का बस मेन पर्पज क्या है? वर्क प्लेस मैनेजमेंट। जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस को इतना अच्छा मेंटेन करना, इतना स्टैंडर्ड बनाना है। वो स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो है हम इसको पिलर्स में डिवाइड किए हुए हैं और उस पिलर के माध्यम से हम वर्क प्लेस मैनेजमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, वर्क प्लेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज 5 पिलर ऑफ 5S? 5S के 5 पिलर क्या हैं? तो पहला पिलर है 1S सीरी, सॉर्टिंग। मतलब ये सीरी जो है ये जापानीज वर्ड है और ये इंग्लिश वर्ड है। 2S सीतो या सीटोन, इसका हिंदी है सेट इन ऑर्डर, मतलब सजा के रखना। इसको 1S सीरी का मतलब सॉर्टिंग, छटाई करना, सेरेशन करना। और 3S जो है वो है शीशो, शीशो मीन्स साइन, साइन मीन्स वर्क प्लेस क्लीनिंग। और 4S है सेई केत्सु, इसका इंग्लिश मीनिंग है स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड बना के रखना प्लांट में। जो 1S 2S 3S है उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना, ये 4S है। और 5S है शित्सुके, शित्सुके का मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, अनुशासन में रह करके काम करना मीन्स कि हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना। जो 5S डिसिप्लिन है, 5S रूल है, उसको फॉलो करना और इसको सस्टेन रखना। मतलब 5S को हम सेल्फ डिसिप्लिन या सस्टेन भी बोलते हैं। आगे आ जाइए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5S से रिलेटेड कि व्हाट इज 1S रूल? 1S रूल क्या है? 1S क्या है? सॉर्टिंग। क्या है? सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग क्या होता है? छटाई करना। छटाई में क्या है?
नॉट नीडेड एट ऑल। नॉट नीडेड ऑल मतलब ये छटाई करके सारे मटेरियल को हटा लेना। सारे मटेरियल को जो भी है, जो अनवांटेड मटेरियल है या जो ख़राब मटेरियल, उसको हम क्या करना है, उसको हटा देना। मतलब जिसका हमें कोई आवश्यकता नहीं है, नॉट नीडेड एट ऑल, किसी भी समय इसकी आवश्यकता नहीं तो वर्क प्लेस से उसको हटा देना। दूसरा है नीडेड बट नॉट नाउ, मतलब ज़रूरत तो है, नीड है, लेकिन अभी नहीं है, ऐसे मटेरियल को भी वर्क प्लेस से हटा दें, ये ऑनेस्ट रूल है। और थर्ड है नीडेड बट नॉट हियर, ज़रूरत है लेकिन यहाँ नहीं है, अभी यहाँ इसको रखने का लोड नहीं है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए और जब ज़रूरत होगा तो हम इसको ला लेंगे। इसको सेफ जगह पर रखना चाहिए, डिफाइंड लोकेशन पर। और एक है नीडेड बट नॉट सो मच क्वांटिटी, एक तो ज़रूरत तो है लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, तो ये सॉर्टिंग का रूल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज 30 सेकेंड रीट्रेवल रूल इन 5 years। तो 30 सेकेंड रीट्रेवल रूल्स क्या है कि ये कहता है रूल कि इफ़ एनी आइटम कैन सर्च क्विकली विद इन 30 सेकेंड इन द प्लांट और वर्क प्लेस देन वी कैन से दैट 5 years इम्प्लीमेंटेड इन द प्लांट। ये जो 30 सेकेंड रीट्रेवल रूल है ये कहता है कि अगर हम प्लांट में किसी भी वस्तु को ढूंढने में अगर 30 सेकंड में मिल जाता है, अगर 30 सेकंड में कोई वस्तु ढूंढते हैं और 30 सेकंड के अंदर में मिल जाता है तो हम कहेंगे इस प्लांट में 5 years इम्प्लीमेंट है, ये प्लांट 5 years में काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एम ऑफ 2 years। 2 years का एम क्या है? तो 2 years का मेन एम ये है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये 2 years बोलता है कि हर एक वस्तु का एक प्लेस होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक लोकेशन होना चाहिए और वो वस्तु वो अपने डिफाइन लोकेशन पर, डिफाइन प्लेस पर ही होनी चाहिए। मतलब सेट इन ऑर्डर है ना, ये बताता है कि हर एक वस्तु के लिए जगह होनी चाहिए और वो वस्तु उसी डिफाइन जगह पर होना चाहिए। ये 2 years का एम है। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ 3 years। तो 3 years का क्या एम है? द एम ऑफ 3 years इज टू क्रिएट अ क्लीन, सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एट वर्क प्लेस विच कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। 3 years का एम ये है कि हम जो जिस वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं वो प्लेस साफ़ सुथरा होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसा न हो, एक्सीडेंट का चांस ना हो, कोई रिस्क का चांस ना हो। और हेल्थ इन्वायरमेंट मतलब कहने का मतलब है कि जो वर्क प्लेस है वो पूरा जो है नीट एंड क्लीन हो और वहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो कि सेफ्टी कंसर्न हो या हेल्थ इन्वायरमेंट में डिस्टर्ब कर रहा हो। तो ये 3 years का यही एम है कि ये जो है वर्क प्लेस को क्लीन रखता है, सेफ्टी रखता है और हेल्थ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है और क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 2 years। इसके 2 years से क्या होता है? टाइम सेविंग और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। क्योंकि 2 years क्या है? सेट इन ऑर्डर बताता है। सेट इन ऑर्डर में क्या है? जब हम किसी पार्ट को और उसका लोकेशन वाइज रखेंगे तो हमें सर्चिंग में, ढूंढने में टाइम कम लगेगा। तो यहाँ टाइमिंग सेविंग बता रहा है। और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जब हमें ढूंढने में टाइम हमारा रिड्यूज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मतलब हमें मशीन बंद करके अगर ऑपरेटर किसी चीज़ को ढूंढ रहा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। और तुरंत अगर टाइमिंग में हमारा सेविंग होगा, ढूंढने में तुरंत मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा मशीन कंटिन्यू चलता रहेगा, काम चलता रहेगा, इंस्पेक्शन का काम चलता रहेगा। गेज को ढूंढने में अगर टाइम हमारा सेविंग हो गया तो इंस्पेक्टर की इफिशिएंसी जो है इफेक्टिव होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा माल चेक करेगा, तो क्वालिटी का में भी इम्प्रूव होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। ये है 2 years का बेनिफिट। अब अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ 3 years। क्लीन वर्क प्लेस को क्लीन रखता है 3 years।
इससे क्या होता है, इम्प्रूव मोराल एंड फोकस, मोराल लोगों का जो है इम्प्रूव होता है और वहाँ पर लोगों का फोकस होता है। दिस वर्क प्लेस इज नीट एंड क्लीन, वेरी सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट, तो वहाँ फोकस भी लोगों का होता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, साफ सुथरा जब होता है तो वहाँ पर एक्सीडेंट का जो रिस्क है वो कम होता है, इंजरी कम होती है। प्रिवेंट इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, जब हम 3S को जो क्लीनिंग करते रहेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट को, इक्विपमेंट को, मशीन को, तो जब हम साफ़ सुथरा हमेशा करते रहेंगे, देख रेख रख रखाव करते रहेंगे तो ब्रेकडाउन कम होगा और उसकी लाइफ बढ़ेगी। इम्प्रूव लाइफ स्पैन ऑफ इक्विपमेंट, ये है 3S के बेनिफिट। व्हाट इज द रोल ऑफ 4S? 4S का क्या रोल है? तो 4S हेल्प टू मेंटेन द इम्प्रूवमेंट ऑफ 1S 2S एंड 3S प्रैक्टिस, मतलब 1S 2S 3S की प्रैक्टिस को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है और मॉनिटरिंग भी करता है सस्टेनेबिलिटी के लिए। जो 1S हमने सॉर्टिंग किया है वो रेगुलर हो रहा है कि नहीं, 2S जो हम सेट इन ऑर्डर रखे हैं, लोकेशन फिक्स किए हैं, उस लोकेशन के हिसाब से मटेरियल को रखे हुए हैं, और 3S जो है हमारा वर्क प्लेस साफ़ सुथरा है, मतलब ये जो है इसको सस्टेन भी तो रखना है। ऐसा तो नहीं एक दिन जो है साफ़ कर देना है, दूसरे दिन फिर वहाँ पर गंद फैला देना है। एक दिन सजा के रखना है पीस को, अपने लोकेशन पर रखना, दूसरे दिन वहाँ लोकेशन से शिफ्ट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें जो 1S 2S 3S की प्रैक्टिस है, इसको मॉनिटरिंग करता है 4S और उसको सस्टेन भी रखता है। और क्या रोल है? इट स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस, ये प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करता है। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्रिएट डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ये प्रोसीजर बनाता है, वर्क इंस्ट्रक्शन बनाता है और फ्लो ऑफ वर्क, ताकि हमारा काम सही रूप से चलता रहे। इट प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, और ये एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देता रहता है कि हमें कैसे स्टैंडर्ड बना के रखना है, 1S 2S 3S की प्रैक्टिस कैसे रेगुलर करनी है और इसे सस्टेन करनी है, इसके बारे में 4S एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ 5S? 5S का क्या रोल है? 5S मतलब सेल्फ डिसिप्लिन या सस्टेन, इसका क्या रोल है? मॉनिटरिंग एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ 1S 2S 3S एंड 4S प्रैक्टिस। 1S 2S 3S एंड 4S की जो प्रैक्टिस है उसके इफेक्टिवनेस को जांच करता है और मॉनिटरिंग करता रहता है। ये 5S का मेन रोल है। दूसरा मेन रोल क्या है? 5S जो है मेंटेन एंड सस्टेन द 5S प्रैक्टिस, ये मेंटेन रखता है जो 1S 2S 3S 4S है, सभी के प्रैक्टिस को ये मेंटेन रखता है। ऑल ओवर जो 5S है ना, 1S 2S 3S 4S एंड 5S, उन 5S को ये 5S मेंटेन रखता है, सस्टेन रखता है ओवर टाइम, लॉन्ग टाइम तक, एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव 5S प्रोसेस, और 5S के जो प्रोसेस है उसको लगातार इम्प्रूव करता रहता है। ये है 5S का रोल। और 5S का रोल ये भी है, 5S जो है जोन बनाता है, जोन वाइज 5S जो है जोन वाइज एरिया डिफाइन करता है और रेगुलर ट्रेनिंग देता है, रेगुलर ऑडिट करता है अकॉर्डिंग टू प्लान, वीकली ऑडिट, डेली ऑडिट, मंथली ऑडिट, 5S की ऑडिट भी करता रहता है, और रिवार्ड द एम्प्लॉय फॉर मेंटेन 5S या 6S। तो जो हमारा मेंटेन करते हैं ये अपना 5S को, जो 6S को जो मेंटेन करते हैं और उसमें अच्छा योगदान देते हैं, उनको रिवार्ड भी दिलाने का काम 5S करता है। उनको जो है आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एम्प्लॉय 5S स्टैंडर्ड को बनाने में काफ़ी योगदान दिए हैं, उनको रिवार्ड भी दिया जाता है। अब आ जाइए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ 4S, मतलब सबका 1S 2S 3S 4S क्या है, उसकी बेनिफिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 4S का बेनिफिट क्या है? स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस को स्टैंडर्ड बनाता है, रिड्यूस वेरिएशन और डिफेक्ट को रिड्यूस करता है, प्रोवाइड ट्रेनिंग, लोगों को एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, मेंटेन स्टैंडर्ड
और स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखता है। 1S 2S 3S का जो स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करके रखता है, इम्प्रूव क्वालिटी में इम्प्रूव करता है, एंड ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ द प्लांट को भी इम्प्रूव करता है। ये है 4S का बेनिफिट। अब 5S का बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द ऑल ओवर बेनिफिट ऑफ 5S? तो ऑल ओवर बेनिफिट की बात अगर करें 5S की, तो 5S का जो बेनिफिट करने से वर्क प्लेस सेफ्टी, मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट ऑफ वर्क प्लेस होता है। वर्क प्लेस में सेफ्टी होती है, स्पेस की सेविंग होती है 5S से, और कॉस्ट रिडक्शन भी होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी इंप्रूव होता है, एम्प्लॉय मोटिवेशन होता है, टाइमली डिलीवरी होती है, रिड्यूज इन्वेंट्री लेवल को रिड्यूज हम कर सकते हैं इसके द्वारा, और इजी टू डू वर्क, और काम करने को बहुत ही इजी आसान कर देता है वर्क प्लेस पर। तो वर्क प्लेस मैनेजमेंट जो 5S है, ये वर्क प्लेस मैनेजमेंट है। वर्क प्लेस को कितना बेहतर बनाते हैं इसी पर 5S काम करता है। अब क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 5S एंड 6S। अभी 6S आ गया है ना, तो 5S क्या है? 5S में वही है 1S 2S 3S 4S 5S, सीरी, सीटोन, सीसो, सेकेसु, सीसुके हैं, सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सेल्फ डिसिप्लिन या सस्टेन। इसमें भी 6S में 5S तो वही है, सेम है। ये 6वां S जो होता है सेफ्टी को इसमें अलग से ऐड कर दिया है। सेफ्टी पर ज़्यादा फोकस किया गया है हजार्डस आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि जो है वर्क प्लेस हमारा जो कैसा होना चाहिए, वर्क प्लेस शुड बी हेल्दी इन्वायरमेंट। तो इस तरह से 6X इम्प्लीमेंट हो गया है 5S की जगह पर, इसमें ओनली 6X जो है ऐड हो गया है।